प्रदेश के प्रभारी सूर्यवंशी जी, साथ ही बस्तर से हमारे आदिवासी प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी, विधायक भाई इंदु बंजारे जी और साथ ही मंच पर उपस्थित समस्त भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और साथ ही मेरे सामने बैठे हुए तमाम, चाहे वो पिछड़े समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो आदिवासी समाज से हो, चाहे वो सर्व समाज से, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन का एक मकसद था और आज इस मकसद में अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने बात को रखा। पूर्व विधायक खरे जी ने बात को रखा, रत्नाकर जी ने भी बात को रखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बात को रखा और तमाम पीछे से बैठे हुए तमाम लोगों की बात को सुना। उसमें पटेल जी बोले, सैनी समाज से उन्होंने बात को रखा और जो पूर्व हमारे जो आयुक्त रहे उन्होंने बात को रखा। सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हम सारे लोग एक हैं। ये तो बात निकल के आ गया। जब हम सारे लोग एक हैं तो हम बटे क्यों? बात यहां पे आती है, आप सबको पता है ये बहुजन समाज इस देश में हजारों साल तक गुलामी का जीवन जीता रहा, हजारों साल। और आज इस गुलामी के जीवन से निकालने वाले हमारे एक ही मसीह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो आदिवासी समाज का व्यक्ति हो और चाहे वो पिछड़े समाज का व्यक्ति, ये तीनों लोगों को अगर किसी ने इस देश की गुलामी के जंजीरों से निकालने वाले व्यक्ति हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे तमाम महापुरुषों का प्रयास, जिनके बताए हुए नक्शे कदम पर चल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको गुलामी की जंजीरों को तोड़ के बाहर निकाला। और आज फिर इस देश में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और खतरा किस बात का? कि आज फिर ये पूरे देश का बहुजन समाज वापस गुलामी की तरफ जाए। आज संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, संविधान इस देश में चाहे किसी धर्म, जाति, मजहब, इन सब का सम्मान करता है, जाति धर्म का सम्मान करता है। संविधान ऊंच नीच की भावना नहीं सिखाता है, हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं सिखाता कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम पारसी हो, ऐसी कोई भावना संविधान नहीं सिखाता। लेकिन धीमे धीमे जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है और प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आई है, इन लोगों ने मात्र अपनी गद्दियों को बचाने के लिए इस देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में झोंकने का काम किया। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग मार्केट में खड़े हुए हैं, पूर्व सांसद उसमें है, एक उनके नेतागण खड़े हुए हैं और वीडियो बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ में कोई व्यापार नहीं करेंगे। मैं इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने कहा संविधान खतरे में है और इसलिए खतरे में है। आर्टिकल 15 पढ़ लीजिए और आर्टिकल 15 संविधान का कहता है इस देश के अंदर जाति, धर्म, मजहब, जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान कहता है। जब ये संविधान कहता है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इस संविधान के अगेंस्ट में बात करते हैं और इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए जो लोग ऐसी बातें करते हैं। और आज इसलिए मैंने कहा संविधान खतरे में है। संविधान के अंदर लिखा हुआ है
इस देश के अंदर दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों के बच्चों को रिजर्वेशन के तहत नौकरियां दी जाएंगी। उस संविधान में लिखा हुआ है, ये मिटा नहीं सकते उसको। न कांग्रेस के लोग मिटा सकते हैं और न भारतीय जनता पार्टी के लोग मिटा सकते हैं। तो इन लोगों ने काट निकाला। ये लोग दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, तेली तमोली के बच्चे, पनवारियों के बच्चे, कुमारों के बच्चे, पटेलों के बच्चे, मुराओं के बच्चे, यादव के बच्चे पढ़ लिख करके अधिकारी बन के ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठ रही, अच्छी बात नहीं। और इनको कैसे रोका जाए, इनकी नौकरियां कैसे खत्म की जाए, और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने षड्यंत्र रचना शुरू किया, कैसे इनकी नौकरियां खत्म की जाए। कांग्रेस सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट लेकर के आई, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और उस प्रोसेस के तहत जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन कंपनियों को बेचना शुरू किया। उसमें प्राइवेट लोगों की एंट्री करनी शुरू करा दी कि प्राइवेट लोग उसमें भागीदार बनना शुरू हो गए। धीमे धीमे कहा कि 51% की भागीदारी सरकार के पास रहेगी और 49% की भागीदारी प्राइवेट हाथों में रहेगी। उसका मतलब क्या था कि जनता विरोध न करे। 51% के माने उसका पूरा कंपनियों का कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। धीमे धीमे षड्यंत्र करते गए और वो 51% की भागीदारी को कर दिया 25% और 75% की भागीदारी हो गई प्राइवेट हाथों में। अब जब प्राइवेट हाथों में भागीदारी हो गई तो आपका जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया। अब आपके बच्चे उसमें इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, आपके बच्चे उसमें क्लर्क नहीं बन पाएंगे, अधिकारी बन के नौकरी नहीं पाएंगे। अब कौन नौकरी पाएगा? 75% का जो कंट्रोल था, देख रेख कंपनी का पूरा भाग वो प्राइवेट हाथों में आ गया, धन्ना सेठों के हाथों में आ गया। अब धन्ना सेठों के हाथों में आ गया तो सारी नौकरी धन्ना सेठों ने अपने बच्चों की रख ली। आपकी नौकरी खत्म, आपकी नौकरी खत्म। और यही नहीं, अभी केंद्र की सरकार ने जनवरी में एक लिखित आदेश किया कि हमारे पास 10 लाख वैकेंसी केंद्र में बैकलॉग में पड़ी और केंद्र की सरकार उसे भरना नहीं चाहती। क्यों नहीं भरना चाहती? कि 10 लाख नौकरियों में 2,70,000 नौकरियां ओबीसी के बच्चों की है कि नहीं है, और 10 लाख में 75,000 नौकरियां आदिवासियों की भी है, और 10 लाख में 1.5 लाख नौकरियां दलितों की भी है कि नहीं है। अगर आप इसको जोड़ लें तो लगभग 50% के आसपास दलित, आदिवासी और पिछड़ों के बच्चे सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पदों पे दिल्ली में बैठ जाए। और जब बड़े बड़े पदों में बैठ जाएंगे तो आपके हित में काम करेंगे, समाज के हित में काम करेंगे। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को अच्छी नहीं लगी। धीमे धीमे इन लोगों ने संविधान को कमजोर करना शुरू किया। सोची समझी रणनीति के तहत अब क्या काम करते हैं, जहां पर वैकेंसियां खाली होती हैं वहां पर आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग के माने कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लोगों को हायर करते हैं। बच्चे कौन होते हैं? जिस बच्चे को हमारे सरकार 50,000 रुपए देती थी इस काम के लिए, वही काम हमारा बच्चा उस कंपनी के माध्यम से आएगा, प्राइवेट आएगा, डेली वेज पे आएगा और मिलेंगे कितने पैसे? 8,000 रुपए, 9,000। अब आप समझ लो आपको ग्राम बनाने की कितनी बड़ी साजिश हो रही है। वही काम आज देखिए, अगर मैं कहता हूं यहां कोई बाबू बैठा होगा, अगर कोई बाबू क्लर्क बैठा हुआ है, उसको भी 40 से 45,000 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तनख्वाह मिलती है। अगर टीचर है तो 50,000 के आसपास मिलती होगी। अगर वही काम बाबूगिरी का मैं बाहर से किसी आदमी से कराऊं और उससे कहूं मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, बनिया क्या कोई काम करता है तो कितना मिलता है? 5,000 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? 5,000 रुपए मिलता है।
तो वही सिस्टम अब सरकार लेकर के आ रही है कि आपका बच्चा पढ़ लिखेगा तो पढ़ लेने के बाद उसे आउटसोर्सिंग में नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी 10,000 रुपए की, 11,000 रुपए की। और 11,000 में क्या परिवार चल सकता है क्या? 11,000 में क्या बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? 11,000 रुपए में घर का खाना भी नहीं चलने वाला। अब आप देख लीजिए सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत क्या होता है। इस देश के अंदर गैस निकलती है, इस देश के अंदर गैस निकलती जिसे हम बोलते हैं एलपीजी। मानते हैं कि नहीं मानते? हम पेट्रोल तो बाहर से मंगाते हैं लेकिन गैस नहीं निकलती, और उस गैस को भी इन लोगों ने 1,000 रुपए का सिलेंडर कर दिया कि नहीं कर दिया? माने कि आपकी जो इनकम हो रही थी 1,000 रुपया महीना उसमें से गया, अब बचे आपके 10,000 रुपए। अब 11,000 में देख लो उनकी साजिश। 11,000 रुपए में टैक्स भी लेते हैं आपसे, 18% टैक्स लेते हैं हर चीज पे। 18% लेके 28% टैक्स लेने का काम करते हैं। आटा आप लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, या बिजली का बिल पे करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, साइकिल लेते हैं, यहाँ तक कि कोई मर जाए तो कफन भी लेते हैं, तो वहां पर भी आप 18% टैक्स सरकार को देने का काम करते हैं। अब वही पैसा सरकार के पास जमा होता है। अगर ये सरकार चाह जाए, इतना पैसा सरकार के पास आता है कि 5 साल के अंदर इस देश में एक भी गरीब नहीं होगा। इतना पैसा सरकार के पास आता है, लेकिन ये पैसा जाता कहां है? अदानी के पास जाता है। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ है, ये कोयला यहां निकलता नहीं निकलता है। अगर आप देख लीजिए तो आपकी ट्रेन है, जिस ट्रेन में बैठे होंगे तो बीच रास्ते में इसको रोक देंगे। आप सोचेंगे क्या हो गया, मेरी ट्रेन क्यों रुक गई? और आपकी ट्रेन रुकी है, लेकिन अदानी की ट्रेन कोयला भर के धर 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 जा रही। उनकी ट्रेन पहले जाएगी, आपकी ट्रेन रुक दी जाएगी, 4 घंटा 5 घंटा खड़े रहिए आप, लेकिन कोयला की ट्रेन जाएगी। और कोयला कितना भरेंगे? डबल भर के जाते हैं। देखा आपने? अब उसमें पन्नी बांध देते हैं, पॉलिथीन बांधते हैं, पन्नी बांध के कोयला लेके जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब लूट लो, जल्दी जल्दी लूटो, भागो यहाँ। होता है कि नहीं होता? जल्दी लूटो, भागो यहाँ, ऐसा काम चल रहा है। इसी प्रदेश के अंदर तमाम फैक्ट्रियां हैं, पावर सेक्टर की भी है, लोहा बनाती है, कोई एल्युमिनियम बनाती है, अलग अलग फैक्ट्रियां तमाम लगी हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ का जो नौजवान है, 25 लाख नौजवान नौकरी करने कहां जाता है? हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, केरल, बॉम्बे, 25 लाख के ऊपर यहाँ का नौजवान नौकरी करने विदेश वहां बाहर जाता है। और सरकार चाह जाए, मैं आज के दावे के साथ मैं कहता हूं, ये भूपेश जी वहां बैठे हुए हैं, आप सवाल नहीं पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, और जिस दिन बीएसपी की सरकार आएगी, एक बच्चा भी हमारा कहीं बाहर काम करने नहीं जाएगा, यही काम करेगा। इतनी सारी फैक्ट्रियां, और वहां हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। कौन करने आते हैं? बाहर से लोग आते हैं। अरे भाई, जिंदगी भर कष्ट झेलता हमारा यहाँ के लोग। फास्ट आपने काट दिया, ऐसे कितने सारे आपने काट दिए, जंगल काट दिए। वहां के लोगों से पूछिए कैसी कैसी बीमारियां उनके घरों में आती हैं। आप जाइए कोरबा के अंदर, कोरबा के अंदर दिन भर धूल उड़ती है, सांस के अंदर जाती है। तमाम लोग वहां टीबी के, दमे की बीमारी के बच्चे बन गए हैं, नौजवान बच्चे वहां बीमार हो गए हैं, दमा हो गया उनके अंदर, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती बाहर वालों को। उनके बच्चे जाते हैं बाहर काम करने के। अब ये प्रदेश में नहीं चलेगा। और यही नहीं, 27% रिजर्वेशन की मांग करी। अभी देवीलाल सोनवानी ने बोला कि 27%, 42% यहाँ पे पॉपुलेशन है ओबीसी की है, तो 42% तो छोड़ दीजिए, 27% रिजर्वेशन भी ओबीसी को नहीं दे रहे हैं। और जबकि संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 340 में लिखा हुआ है, आबादी के हिसाब से आने वाली सरकारें आबादी के हिसाब से उनकी सामाजिक और आर्थिक बैकवर्डनेस का जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके उनको आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। ये बात बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में लिखने का काम किया। लेकिन आपको 27% भी नहीं मिल रहा। और आदिवासी भाइयों ने रिजर्वेशन मांगा तो ये फाइल कहां गई? राज्यपाल जी के यहाँ गई। राज्यपाल जी कौन थी? वो के जी थी शायद।
और वो भी आदिवासी समाज से बिलोंग कर रही थी। अगर उनके खाली एक साइन की जरूरत थी, अगर वो साइन कर देती तो ओबीसी के बच्चों को 27% रिजर्वेशन और आदिवासी भाई जो रिजर्वेशन मांग रहे थे वो रिजर्वेशन को मिल जाता। लेकिन डर किसका था? डर उनको किसका था? डर था दिल्ली में बैठे हुए बड़े नेताओं का। अगर मैंने साइन कर दिया गलती से तो मेरी गवर्नरी खत्म हो जाएगी, मेरा राज्यपाल का पद खत्म हो जाएगा। और उन्होंने साइन नहीं किया। क्या साइन किया? नहीं साइन किया। माने कि अगर वो साइन करती तो छत्तीसगढ़ तो छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर इतिहास में लिखी जाती कि गवर्नर ने दलितों और आदिवासियों पिछड़ों के सम्मान में रिजर्वेशन के बिल पर साइन करके छत्तीसगढ़ में एक इतिहास कायम कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि वो हमारे लिए काम नहीं करती है, वो उनके उसारे पे काम करती है जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ के अंदर तमाम दिक्कतें आती हैं, चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन हो, चाहे आदिवासियों का रिजर्वेशन हो, चाहे हाथदेव वाला जो कांड, हाथदेव जंगल को काट दिया गया, इन सारे मुद्दों को अगर आप ले लीजिए तो यहाँ पर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 5 आदिवासी और दलित समाज से आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? 4 आदिवासी हैं और 1 दलित समाज से आता है। तो आप बताइए मुझे कि कभी आपने उनको बोलते देखा, कभी बोलते देखा है पार्लियामेंट के अंदर कि दलितों का रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाया जाए या ओबीसी के बच्चों को 27% रिजर्वेशन दिया जाए? कभी आपने देखा? कभी आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग, इन लोगों के पास जवान नहीं होती है, इनको डर होता है तो अपने आका का डर होता है कि अगर ये बोल देंगे समाज के पक्ष में तो इनका टिकट कट जाएगा और अगली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के आराम से नहीं बैठ पाएंगे। उनको इस बात का डर है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आज संविधान खतरे में है, आज अच्छा खतरे में है। अगर ये सब खत्म हो गया तो आप सब लोग कहां जाएंगे? आपके बच्चे पढ़ लिख करके क्या करेंगे? किधर नौकरी करेंगे? आपके पास तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक भी नहीं है, आप बड़े बड़े धन्ना सेठ भी नहीं है, तो आपके बच्चे कहां जाएंगे? इसलिए ये वक्त आ गया है, जितनी जल्दी हो सके तो मेरे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों इस नीले झंडे और हाथ के निशान को अपना लो और उसे हाथ में पकड़ के ताकत दे दो। जितनी जल्दी भी हो सके, आज नहीं तो कल आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा साथियों, तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि यही वे बहुजन समाज पार्टी ही तुम्हारा अपना घर है। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। उनकी विचारधारा अलग है। देखिए, उनकी विचारधारा इतनी अलग है कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 10-20 साल से आज तक, जब से बीएसपी बनी है, तब से डिमांड करती है कि महात्मा फुले साहब को इस देश में भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन आज तक न बीजेपी की सरकार ने और न कांग्रेस की सरकार ने महात्मा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। ये दिखावटी लोग हैं, ये दिखावा करते हैं कि हमारे महापुरुषों का ये सम्मान करते हैं। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आदेश किया कि हम कुंभ मनाएंगे, बाबा साहब के जन्म दिवस को एक कुंभ के रूप में मनाएंगे। लेकिन अगर आप बाबा साहब के घर में मूर्ति लगाइए, गांव में मूर्ति लगाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये हाल हो गया कि बाबा साहब के नाम पर आप कोई गांव में पूजा पाठ नहीं कर सकते, बौद्ध धर्म के नाम पे कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं लगा सकते। ये ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश है। इतना खौफ इन लोगों को बाबा साहब के नाम से है। वो जानते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा के लोग, अगर बाबा साहब का जय भीम का नारा अगर देश में गूंज गया, नीली क्रांति इस देश में आ गई, तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठों का बोरिया बिस्तरा यहाँ से बंद जाएगा और इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों का राज इस देश में कायम हो जाएगा। इसलिए नहीं चाहते कि हमारी विचारधारा आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि हमारे महापुरुषों का मान सम्मान, उनकी बातें, उनकी विचारधारा गांव-गांव में जाके पहुंचे। लेकिन ये कसम बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों ने खा ली है कि हम महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव में लेकर के जाएंगे और बाबा साहब की अलग को भी हर घर में जगा करके काम करेंगे और हर जवान पर जय भीम का नारा गूंजेगा। हर जवान
हर घर में जय भीम का नारा गूंजेगा। और विश्वास मानिए, अगर आप सब लोगों ने मिलकर के एक होकर के ताकत लगा दी और जय भीम के नारे के साथ में 2023 के चुनाव में आप उतर गए, तो सरकार यहाँ पर दलितों की होगी, सरकार यहाँ पर आदिवासियों की होगी, सरकार यहाँ पर पिछड़ों की होगी, माने कि बहुजन समाज पार्टी की होगी। साथियों, यही बातें आप सभी लोगों से मैं अपील करने के लिए आया था कि आप सभी लोग मिलकर के इस बार बहुजन समाज पार्टी के माने हम सब बहुजनों की अपनी पार्टी, ये हम सब बहुजन समाज के लोगों की अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब की विचारधारा पे, महात्मा फुले की विचारधारा पे, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा पे और तमाम महापुरुषों की विचारधारा पे चलने का काम करती है। तो मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप लोग इस बार 2023 में कांग्रेस और बीजेपी से दूर रहेंगे। उन्होंने कहा न इधर झांको न उधर झांको, सिर्फ बीएसपी का झंडा पकड़ लो, यही तुम्हारा मान सम्मान अभिमान है। ये नीला झंडा हाथी निशान तुम्हारी शान है, यही तुम्हारे संविधान को बचाएगा, यही तुम्हारे आरक्षण को बचाएगा, यही तुम्हारे मान सम्मान को बचा करके इस देश की गद्दी पे आपको बैठाने का काम करेगा सर। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि 2023 में मिलकर के आप सभी लोग मजदूरी भी जिताएंगे और झंडा हाथी निशान, और यहाँ मजदूरी के साथ साथ में बिलासपुर से कई और हाथी रायपुर की विधानसभा में जाने का भी काम करेंगे साथियों। और इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी रोड पे धरना प्रदर्शन नहीं करती, कभी नहीं करती साथियों। आपका ज्ञापन हम कर सकते हैं लेकिन रोड को ब्लॉक नहीं करते। ये संपत्ति हमारी है, इसको नुकसान हम नहीं पहुंचाते। कि बाबा साहब ने भी और मानव श्रीकांत राम साहब ने कहा था, मानव साहब ने कहा था कि जब तक हमारे पास बीएसपी के विधायक नहीं है, जब तक हमारे पास हमारे लोग वहां नहीं पहुंच जाते, माने कि पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, तब तक तो हम रोड पे जाकर के पीपुल्स पार्लियामेंट लगाएंगे। पीपुल्स पार्लियामेंट भी लगाई गई, रोड को भी हम लोगों ने जाम किया, लाठी चार्ज भी मानव श्रीकांत राम साहब ने खाए। यहाँ पे तमाम मेरे पुराने साथी बैठे हुए, उनको पता है कि DS4 के समय में कितनी लाठियां इन लोगों ने खाई, हर जगह लाठी खाई होंगी। उस वक्त का जमाना था जब बीएसपी के MP MLA नहीं बनते थे, और जब बीएसपी के MP MLA बनना शुरू हो गए तो बहुजन समाज पार्टी ने कहा हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब ने कहा था आपको अपने जुल्म और अत्याचारों के लिए बात करनी है तो ऊपर पार्लियामेंट में करो जहां पूरा देश सुनता है। आपको अपने अधिकारों की बात करनी है तो पार्लियामेंट में करो, अपने आरक्षण की बात करनी है तो पार्लियामेंट के करो, वहां से तुम्हें इंसाफ मिलेगा, रोड पे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ में 2023 में अपने MLA बनाइए। आपने देखा हिंदू बहन इंदु मंजारी जी को नंबर 1 क्वेश्चन करने वाली विधायक के नाम पे दर्ज हो गया, इनका नाम बीएसपी के नंबर 1 क्वेश्चन करने वाली विधायक के नाम पे दर्ज हो गया। तो वैसे ही आपके MP हमें चाहिए, आपके और MLA चाहिए जो बहुजनों के लिए अपना संघर्ष करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हम सब लोग अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, और पिछड़ा वर्ग भाईचारा बना करके, दलितों के अंदर भाईचारा बना करके, आदिवासियों में भाईचारा बना करके इन कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को बाहर यहां से करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय बिरसा, जय फुले, जय साहू, जय भीम।